नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि आज की जो खास न्यूज़ हैं जो इस वक्त टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर आज ईडी की रेड पड़ी है और हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले से ये मामला जुड़ा हुआ है। वहीं पर बात करते हैं कि विकास परियोजनाओं में किसानों के साथ धोखा, राजधानी में सड़क पर उतरे किसान, जेडीयू पर भड़का आरजेडी और एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। वहीं इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर आज ईडी की रेड पड़ी है और ये बताया जा रहा है कि ईडी ने नेता सौरभ भारद्वाज पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एक्शन लिया है। सौरभ भारद्वाज और जिन कंपनियों को अस्पतालों के निर्माण से जुड़े ठेके दिए गए थे उनकी कुल 13 लोकेशंस पर ये रेड पड़ी है और अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ का है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि आपके कुछ और नेता थे जिन पर कुछ मामला चल रहे थे और ईडी की वहां पर रेड भी पड़ी थी। काफ़ी टाइम तक हमने देखा कि उन पर केस भी चला था। कुछ नेता थे जो जेल में भी रहे थे। उसके बाद पता चला कि उन पर जो केस लगाए गए थे उसमें सबूत ही नहीं मिल रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ ये चीज़ें काफ़ी समय से चलें, लेकिन अभी जो केस हुआ उसके बारे में बात किया जाएगा तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन इस मामले में जांच के दायरे में। इसको लेकर ईडी ने अपनी ECIR दर्ज की है। वहीं जो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट था उसको लेकर के घोटाला बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमने जब से डिग्री पे फोकस करना शुरू किया है तब से हमें डराने और धमकाने के लिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरह से जब राज्यसभा चल रही थी, जब संसद चल रही थी, उस दौरान संजय सिंह ने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए थे और जिस तरह से अभी जो CM और PM और मंत्री वाला जो एक कानून लेकर के आया जा रहा है, जिसको अभी JPC में जाना है, जो संसद में पेश किया गया था, उस पे भी ये कहा जा रहा है कि इस तरह के कानून ला करके विपक्ष को परेशान किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कोई भी इस तरह का घोटाला नहीं नज़र आता है। जिस तरह हमने देखा सत्येंद्र जैन का जो केस सामने आया है उसमें कोई घोटाला नज़र नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद उनको जेल में रखा गया। उनका मीडिया ट्रायल हुआ पहले, उसके बाद कोर्ट ट्रायल हुआ और मीडिया ट्रायल आप जान सकती हैं कि 2014 के बाद से कितना ख़तरनाक हो गया। सबसे अहम चीज़ ये है कि इस तरह के जो इल्ज़ामात लगते हैं इसमें जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं तब तक आप गिरफ़्तार मत कीजिए। हाँ, अगर आपको पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो आप गिरफ़्तार कीजिए। और जो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, बट सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने शामिल किया है, वो भी इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको भी आप निकाल के बाहर फेंकिए ना। पहले कल भी हमने इस चीज़ पे डिस्कशन किया था, कई सारे नाम भी आपके सामने रखे थे कि ये वो नाम है जिन पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह या BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा या फिर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर वो BJP शासित राज्य है तो उन लोगों ने उनका नाम लेकर के डायरेक्ट ये बोला है कि इन लोगों ने जो है घोटाले किए, लेकिन उसके बाद अगर वो BJP में आते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। उसी तरह से आम आदमी पार्टी, हमने देखा कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त हुई, उसके बाद चीज़ें काफ़ी सारी बदल गई हैं। और हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो वहाँ भी जीत जाते, और अगर दिल्ली में इवन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद यहाँ भी आम आदमी पार्टी जीत सकती थी। लेकिन जब चीज़ें आप अपने ऊपर लेकर के चलेंगे कि देश से बढ़कर हमारी पार्टी है, मतलब देश बाद में है, वहाँ की आवाम बाद में, सबसे पहले हमारी पार्टी, हम झुकेंगे नहीं, तो इसमें फिर चीज़ें इसी तरह की होती है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी से अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने लगे थे और उनको शायद चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी घर पे बैठ करके। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आपके इतने लीडर्स पे केस हैं और आपके इतने लीडर्स को अंदर किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने कोई
ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं किया। जी। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप जो है जब अरविंद केजरीवाल छूट करके आते हैं जेल से, पैरोल पे बाहर आते हैं और वो लोकसभा चुनाव में जो है वोट मांगते हैं लोगों से, उस दौरान भी आपको एक प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन आपने जब बाहर आते हैं आप, तो उसके बाद आप चीज़ों को भूल जाते हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरह से सौरभ भारद्वाज, जो कि दिल्ली की जनता या दिल्ली के और जो पार्टी के लीडर्स हैं या दिल्ली में जो पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज हैं, जब इलेक्शंस हो रहे थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन हमने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। बट अब अगर ऐसी चीज़ें आ गई हैं फिर से कि ईडी रेड दोबारा शुरू हो गई हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि SIR और वोट चोरी के मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, ताकि जो दरबारी मीडिया है वो पूरा अपना कैमरा चेंज करके सौरभ भारद्वाज पे ले आएगा, उधर जो चीज़ें चल रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि SIR को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन पार्टीज एक्टिव हैं, और उसमें इंडिया गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी उसी में है, वो भी एक्टिव है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के पास अब बचा क्या है। आम आदमी पार्टी अभी क्या बोलते हैं, पंजाब में सत्ता में है, लेकिन आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता गई है बहुत कम नज़र आते हैं। पहले हम देखते थे कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो हर दूसरे तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आने। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, उसके बावजूद भी अगर आप नज़र आ रहे हैं और जनता के मुद्दों को आप ट्वीट करेंगे, हर एक इंसान के पास ट्वीट अकाउंट नहीं है ना एक्स पे, वो नहीं देख पाएगा। सबसे अहम चीज़ ये कि आप खुद बाहर आना चाहिए और लोगों से मुखातिब होना चाहिए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना करें। लेकिन सबसे जो बुरी चीज़ ये है कि आप हार गए और आप उसके बाद फिर बैठ गए जाके घर में। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ लोगों की सिंपैथियाँ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वो क्या चीज़ें ऐसी हुई, जेल जाना था, जो जेल जाने का वो था, उसकी वजह से वोटिंग उनको नहीं हुई, या ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, इस पर भी आपको खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन आप जो हैं सिर्फ अपना जो है क्या बोलते हैं घर में ही बैठे हुए हैं। आप निकलते भी हैं तो गुजरात जाते हैं या फिर पंजाब जाते हैं, उसके अलावा आप कहीं नहीं जाते हैं। अभी हमने देखा कि जब इंडिया गठबंधन के वाइस प्रेसिडेंट के लिए नाम अनाउंस हुआ तो बी सुदर्शन रेड्डी साहब गए थे उनसे मिलने के लिए, तो वो नज़र आए थे, उसके बाद फिर वो गायब हैं। अभी कल हम SSC के प्रोटेस्ट की बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया था बस। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आपको बाहर आना चाहिए और इन सब मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा। आवाम तो बात कर रही तो उस पर लाठियाँ चल रही हैं। आप तो एक लीडर हैं, आप बात कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आप जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज जो BJP है उसका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सत्ता के उसमें अब समा गए थे पूरी तरह से, तो अब ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और वो हर चीज़ पे मुखर होकर बोलते भी हैं। हमने देखा कि कई सारी चीज़ों पे बोल रहे थे, उसके बाद अगर उन पे कार्रवाई होती है तो उन्होंने पहले ये कह दिया था कि हो सकता है मैं भी जेल चला जाऊं, और अभी जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे ये तो नहीं लगता कि जेल जाएंगे, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं, जेल भी जा सकते हैं। इसको लेकर के अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफ़ी सारे जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं अलग अलग राज्यों में, उन सब ने बाइट दी। उन सब ने कहा है कि एक पार्टी को या एक इंसान को टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से हमने देखा था बीच में ED और CBI या फिर ये सब चीज़ों का चलन थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब जब से SIR का मुद्दा उठाया गया है, जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया है, तब से ये चीज़ें और ज़्यादा आम हो गई और कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए चीज़ों को अपनाया जा रहा है। जी, हालांकि हमने देखा कि जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तब भी उन पर जो है आरोप लगते रहते थे दिल्ली, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल उस समय पर, तो वो जेल भी गए थे। उसके बाद आतिशी को कुछ टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बाहर आ गए, और आपने जैसा कहा कि वो अलग अलग राज्यों में गए, पंजाब में गए वो प्रदर्शन करने के लिए या जो है वोट मांगने के लिए, गुजरात में गए, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा फोकस अपने गृह क्षेत्र पर करना चाहिए जहाँ के वो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली पर करना चाहिए। और आपने जिस तरीके से बोला कि उनकी कोई भी वीडियो सामने नहीं आती है, हालांकि उनको जनता से मुखातिब होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने जो काम किया था, जनता आज भी उन्हें दिल्ली की जनता याद करती है। क्योंकि जब से रेखा शर्मा की सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, और आज जो
सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड पड़ी है, उससे कई सारे जो नेता हैं वो उन पर जो है हमला कर रहे हैं। इसी के को लेकर एक नेता हैं कांग्रेस के उदित राज, उनका भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र पर हमला बोलते उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी और पुलिस जैसी जांच हमेशा विपक्षी नेताओं पर ही पड़ती है, क्योंकि विपक्ष के नेता जो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो सीबीआई है, ईडी है और आईटी है, जो अधिकारी हैं उनको भेजा जाता है। और इस दौरान उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा में कुछ नेता ऐसे शामिल हुए हैं जो दूसरी पार्टियों से गए हैं। उन्होंने नाम भी गिनाए। उन्होंने अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और नारायण राणे का नाम भी लिया। और उन्होंने कहा था कि अजीत पवार जब उनकी अपनी पार्टी थी तो उस टाइम पर नरेंद्र मोदी कहते थे कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है और इनको तो मैं जेल भेज कर रहूँगा। लेकिन जब वही अजीत पवार उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो वही अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सत्ता के साथ वो घूम रहे हैं। और जिस तरह से आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको हमने कल भी ये नाम आपको याद होगा गिनाए थे कि सबसे पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपके गिरेबान में कितने गंदे लोग हैं। ये और आपके गिरेबान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर जनता आपसे पूछ लेती है। अभी हमने देखा संसद में जब आप ये बिल पेश कर रहे थे उस दौरान जब कांग्रेस के एक लीडर ने आपसे वो बात बोली जिससे आप भड़क गए फिर जी। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि संसद की जो गरिमा है उसको बीजेपी खुद बना के नहीं रखती है। उल्टे सीधे बयानात दिए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, वहाँ पे झूठी तारीखें पेश की जाती हैं, झूठी जो है क्या बोलते हैं, हर तरह से कहीं ना कहीं झूठ बोलाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने अभी अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो राजनीतिक पंडित हैं या दिल्ली के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले 10 से 15 साल तक दिल्ली में ही काम करना चाहिए था। दिल्ली के बाद फिर वो कहीं और निकलते। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि जब आपके पास एक राज्य होता है तो आप दूसरे राज्य के लिए लड़ते रहते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि तेलंगाना में बीआरएस ने 10 साल तक शासन किया। उसके बाद फिर उनको ये लगा कि हम अपनी पार्टी को और बढ़ाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अगेंस्ट आके खड़े हो जाते हैं। टीआरएस से आपने बीआरएस किया और बीआरएस के बाद फिर आप देखिए आज क्या सिचुएशन है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जिस राज्य में 10 साल तक सत्ता में रहे हैं उस राज्य में आपने कुछ ना कुछ ऐसे काम तो किए होंगे ना जिसकी वजह से जनता आपको चाह रही है। तो आपको उस राज्य के लोगों के साथ मिलना चाहिए। सबसे पहले आप पंजाब में जाके मिल रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है। गुजरात में जाके मिल रहे हैं, गुजरात में आपने चुनाव लड़ा था, वहाँ भी चुनाव होगा तो वहाँ पे आप लड़ेंगे फिर। तो सबसे अहम चीज़ ये कि आपको दिल्ली की जो जनता है उससे मिलना चाहिए और दिल्ली की जनता की जो परेशानियाँ हैं वो सुननी चाहिए, ताकि अगली बार दिल्ली की जनता जो है अगर उसने कुछ मतलब किसी बहकावे में आके आपको वोट नहीं किया था तो वो आपको वोट कर सके। अभी हमने देखा कि दिल्ली की जनता नो डाउट जब से बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनी है तब से परेशान है और उस परेशानी को आप जो हैं अपने हिसाब से बात करिए उनसे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि अरविंद केजरीवाल के अंदर एक अनाक की बीमारी हो गई है जी। वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानने लगे हैं। मतलब आप देखिए कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, बीजेपी उसके बाद आई है। लेकिन जब हम ये नहीं कहते हैं कि आप राज्य में जो है जिस राज्य में आपकी पार्टी पनपी, जिस राज्य में आपने राज किया है 10 साल, आप वहाँ पे छोटे हैं। लेकिन नहीं, जब आप किसी गठबंधन में हैं और उस गठबंधन में आपसे बहुत पुरानी पार्टियाँ हैं, भाई टीएमसी की बात कर लें हम, या फिर अगर लालू यादव की पार्टी की बात कर लें हम, समाजवादी पार्टी की बात कर लें हम, टीएमसी की बात कर लें हम, शरद पवार की पार्टी की बात कर लें हम। शरद पवार तो एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं आज की डेट में और अपोजिशन भी उनकी इज्जत करते हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी उनकी इज्जत करते हैं। रीज़न ये कि एक बहुत बड़े इस वक्त लीडर हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन सबसे ऊपर अपने आप को आंकने लगे थे कि मैंने जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है, मैंने जो शिक्षा पे काम किया है, यही हमें जिता सकता है। तो ऐसा नहीं होता। हर जगह पे आप देखिए जहाँ पे बीजेपी जीतती है तो क्या वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक से जीतती है या वहाँ पे जो है वो एजुकेशन सिस्टम से जीतती है। आप देखिए एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का कितना ख़राब हो गया। एसएससी के स्टूडेंट खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो आपको उन सब टॉपिक्स पे भी बात करनी होगी। हमें याद है गुजरात में जब इलेक्शन हो रहे थे, मनीष सिसोदिया वहाँ पे गए हुए थे और उनसे जब पूछा गया कि
बिल्किस बानो के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा ये सब हम नहीं, हम सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करेंगे। अरे आपको इन सब चीज़ों पे बोलना चाहिए। अगर आप अपने आप को सेकुलर पार्टीज वो बोलते भी तो हैं, एक जनता का मुद्दा है ना। बिल्कुल, वो अगर आप जो हैं अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलते हैं कि हमारी पार्टी बहुत सेकुलर है, तो आपको उसको उस पर खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन आप पता नहीं किस दबाव में उससे उस क्वेश्चन को बिल्कुल साइड से निकाल के चले गए। तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप अगर सत्ता में हैं और उस वक्त आप दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, ठीक है, डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया थे उस वक्त, लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों पे बात नहीं की। उसके बाद फिर आप जेल चले गए। जब आप जेल चले गए तब फिर ये चीज़ें हो रही थी कि भाई अगर आप बात नहीं करेंगे किसी के लिए तो वो टाइम आपके ऊपर भी आ सकेगा। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको जब छोड़ा गया था, गुजरात का चुनाव होने वाला था। गुजरात के चुनाव में जब मनीष सिसोदिया गुजरात गए हुए थे, कई सारे पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बिल्किस बानो के इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा काम शिक्षा का है, हम सिर्फ एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। एजुकेशन आप जीत गए क्या वहाँ पे एजुकेशन से? सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पे भी आप बात कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप जो है धर्म की राजनीति कीजिए, लेकिन जनता का मुद्दा, चाहे वो बिल्किस बानो मुसलमान ने अगर वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम भी होती तो भी आपको बात करनी चाहिए थे। लेकिन आप जो हैं उन सब चीज़ों से हट करके आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ पे ही काम करके जो है क्या बोलते हैं जनता के लिए भलाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जनता के अहम मुद्दों को भी आपको उठाना होगा और अभी आपके पास टाइम है। आप उन सब चीज़ों पे अपनी पार्टी को तैयार करें कि आगे चल के आपकी पार्टी किस हिसाब से जो है अगले जब चुनाव होंगे तो उसमें क्या एक खाका तैयार करेगी। जी, हालांकि जो सौरभ भारद्वाज के घर आज ईडी की रेड पड़ी है, उसमें अगर देखा जाए तो भाजपा के भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर ये सारे धोखाधड़ी के केस चलते रहे हैं। अभी हमने देखा कि मुकेश अंबानी पर भी एक केस चल रहा है कि उन्होंने कुछ लोन लिया है और वो चुका नहीं पाए हैं। और हमने देखा कि असम के मुख्यमंत्री की कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने 3,000 एकड़ जो है ज़मीन जो है अडानी को दे दी, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं चल रही है। हालांकि भाजपा की नीति रही है कि जब भी कोई मुद्दा उठाया जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि लोगों का ध्यान वहां से भटक जाता है। जब संसद चल रही थी उस टाइम पर पहलगाम का जो है जिक्र होना था, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होना था, ट्रम्प की बात होनी थी कि ट्रम्प बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने सीज़फायर कराया, या बाकी भी जो देश से जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी बात होनी थी। फिर उसके बाद एसआईआर का मुद्दा उठा। जब एसआईआर का मुद्दा उठ रहा था तब देखा हमने कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जब उन पर बात होने लगी कि वो कहाँ चले गए, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उसके बीच चुनाव आयोग आ गया। उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी जो है झूठ बोल रहे हैं। अब एक और खबर आई है कि अनंत अंबानी के वंतारा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। अब जब ये मुद्दा उठ रहा है तो उन्होंने सौरभ भारद्वाज का मुद्दा ला दिया। देखिए, मुद्दे से डाइवर्ट करना बीजेपी का पुराना वो रहा है, और हर जो भी मुद्दा उनके अगेंस्ट होने वाला होता है या उनके जो प्रिय लोग हैं उनके अगेंस्ट होने वाला होता है तो उस दौरान उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी ये देखिए कि ये जो बिल लाया गया सीएम पीएम को जेल जाने वाला, इसके बारे में पहले से कोई जानकारी किसी को नहीं थी। अचानक ये बिल 2 दिन पहले बताया गया और लेके आ गए। ये सिर्फ इस वजह से लाए गए हैं क्योंकि इस देश में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा ज़्यादा हाइप है। और उसके बाद फिर आपने हेमंत बिस्वा शर्मा वाला 3,000 एकड़ ज़मीन वाला बोला, जिसपे कोर्ट ने भी रोक लगाई थी। ठीक है, कोर्ट खुद अचंभित था कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ज़मीन, असम की ज़मीन जो है अडानी को क्यों दे दी। बिल्कुल, इन सब चीज़ों के लिए जो है अपोजिशन आवाज़ उठाता, तो उससे पहले जो है अपोजिशन को एक ऐसा वो दे दिया गया कि आप इसी पे डिस्कशन करते रहें, उधर काम चलता रहेगा। यही हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जिन पे इतने सारे आरोप लगे थे। यही हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जिनको लेकर के जब पत्रकार ने अमित शाह से सवाल किया था तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। देखिए, सबसे बड़ी मजबूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त, जो लीडर्स इधर से उधर जाते हैं और ख़ासकर जो बीजेपी में जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है करप्शन। जो चार्जेस लगे होते हैं वो बीजेपी में जाके आपके धुल जाएंगे। हमने देखा था इससे पहले जब हुआ था महाराष्ट्र का चुनाव, तो इतने सारे आरोप लगे थे क्या बोलते हैं अजीत पवार पे, जब एक ही पार्टी थी एनसीपी, और अजीत पवार ने सुबह सुबह जा करके फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी, और शपथ लेने से पहले उनके सारे आरोप माफ़ कर दिए गए थे। उसके बाद फिर वो चेंज हुए और उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया
और फिर जो है अजीत पवार ने शपथ ली उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री बन गए। तो आप ये देखिए कि इस तरह से उस तरह यहाँ से वहाँ जा करके आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो अब सबको पता चल गया, जहाँ पे भी कोई करप्शन का मामला सामने आता है वहाँ पे वो जाके बीजेपी से मिल जाते हैं। बीजेपी से मिलने के बाद आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि झारखंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है। उनकी मंशा ये कि हमारे साथ आ जाएं, लेकिन हेमंत सोरेन के जो पिताजी थे, जिनकी अभी डेथ हुई है, शिबू सोरेन, उन्होंने लड़ करके झारखंड को अलग राज्य दिलवाया था। तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो अलग है। अब हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। इसी तरह से हमने देखा कि इन्होंने नीतीश कुमार को बहुत सारी गालियां दी थी। नीतीश कुमार को बहुत कुछ बोला गया था, लेकिन नीतीश कुमार जब साथ में आ गए तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे हो गए। यही चिराग पासवान हैं जिन्होंने ये कहा था कि इस प्रदेश की जो सरकार चलाई जा रही वो एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इंसान जो है अपना काम भी नहीं कर सकता है। और उसके बाद अभी जो है वो वही यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के साथ में है। हालांकि आपने झारखंड का जिक्र किया। झारखंड की बात से अगर हम करें तो सत्ता में जो है केंद्र सरकार में जो है भाजपा है, और भाजपा जो है पूरे देश को चलाती है। और उन्होंने जब मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया था, उस टाइम पर उनको लगा था कि पूरे जो आदिवासी वोट है वो उनके पाले में आ जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला जो झारखंड के जो वोट थे स्पेशली वो उन्हीं को गए, हेमंत सोरेन को। और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति ये थी कि अगर मुर्मू जो है राष्ट्रपति बन जाएंगी तो बाकी जो आदिवासी वोट है वो हमारे पाले में आ जाएंगे। लेकिन वो उनका पासा जो है गलत पड़ गया, उल्टा पड़ गया। अभी जिस तरह सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, उसको लेकर के भी ये कि साउथ में आपकी अभी उतनी पकड़ है नहीं उस जगह पे, तमिलनाडु वगैरह में। तो आप वहाँ तमिलनाडु में इलेक्शंस में होने, उसको लेकर के आपने पास आप खेला ही है। और जिस तरह से राधाकृष्णन का जो कैरियर रहा है वो आरएसएस से जुड़े हुए लीडर्स हैं। कल हमने देखा कि परसों अमित शाह ने खुद बोला कि मैं भी आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, मोदी जी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अगर ये माइनस पॉइंट है तो ठीक है फिर। तो आरएसएस से जुड़े होने से मतलब नहीं, लेकिन आरएसएस ने जो हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना योगदान दिया है, मतलब कि वो अलग अलग घूम रहे थे। वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, वो काफ़ी सारे आंदोलन ऐसे हुए जिसके खिलाफ थे। उसके बाद आज वो जो हैं बहुत बड़े जो हैं देश प्रेमी बन गए हैं। और जिन लोगों ने देश की आज़ादी दिलवाई उनको आप जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, आतंकवाद के नाम से आप आतंकवादी कहते हैं, घुसपैठिया कहते हैं। तो ये आरएसएस की ही यहाँ पे जो बीजेपी जो है आरएसएस से, और आरएसएस जो कहेगी वही करना है। जिस तरह से हमने देखा कि आरएसएस से रिश्ते अच्छे नहीं थे, जगदीप धनखड़ जी से इस्तीफा दिलवाया गया, उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये आरएसएस की ही है ना सारी माइंडसेट। ये आप ऐसे थोड़ी ला सकते थे किसी को। हालांकि मोहन भागवत हमेशा बोलते रहते हैं, यासिर आपने देखा होगा, सुना होगा कि उन्होंने हमेशा एक तंजिया तौर पर बोलते रहते हैं कि एक टाइम पर नेताओं को जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भी बोलते हैं और आम लोगों को भी समझ में आता है कि उनका निशाना किस ओर होता है। तो वो टारगेट करना होता है और उनको ये बताना होता है कि आप ये मत समझे कि आप प्रधानमंत्री तो आप ही सब कुछ हैं, हम भी हैं इस देश में, और आपकी जो सरकार चल रही है वो हमारी वजह से चल रही है। जी। और वहीं पर बात करते हैं कि अब हमने जिस तरीके से बात की कि जिस तरह से सौरभ भारद्वाज पर जो ईडी के रेड चलाई गई है, तो कई सारे राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि जो नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उनके घर पर ईडी भेज दी जाती है। अभी हमने देखा कि तेजस्वी यादव जब एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तो उन पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही जाने। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उठक बैठक हो रही है, उछल कूद हो रही है। उसको लेकर के अभी जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, और दिल्ली दौरा करना उनका सबसे अहम इसी वजह से है क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला होगा। उसी बीच हमने ये भी देखा कि अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है इसमें शामिल होंगे। उन्होंने खुद ये बात कही है कि हम इंडिया गठबंधन
के तहत उसमें जाएंगे। स्टालिन भी शामिल होने वाले स्टालिन भी शामिल होने वाले हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उसमें शामिल होने वाले हैं। तो जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है उसमें इंडिया गठबंधन जो है उसको शामिल होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन लगाया गया है, उसको आपको साबित भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने लगा करके छोड़ दिया। पहले हम देखते थे कि एलिगेशन लगाए जाते थे, ख़त्म हो जाते, लेकिन अभी उसको पकड़ के बैठे हुए हैं उसको साबित करने के लिए कि आप हमें डेटा दीजिए, हम आपको उसका क्लियर करके बताएंगे। हालांकि बिहार के चुनाव में अभी बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डरे हुए हैं और वहां पर जो एनडीए की सरकार चल रही है मिलकर वो भी डरे हुए हैं। अब एक और एलिगेशन सरकार पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने राजधानी पटना में जो है बीते कल एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुआ, किसान जो है सड़क पर उतर आए और इन सब का कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर सरकार औने पौने दामों में किसानों की ज़मीन हड़प रही है। बिल्कुल सही, किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि किसानों ने 15 सूती मांगे जो हैं 15 मांगे जो हैं उसकी एक सूची बना करके सरकार को दी है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रमेश राम, उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से शुरू हुई कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा में बीजेपी ने झूठ और साजिश को बिहार की मिट्टी में दफन कर दिया है। जिस तरह से अधिकार यात्रा चल रही है उसी हिसाब से वहाँ पे चीज़ें और ख़राब की जा रही हैं या ख़राब हो रही हैं। तो अभी जिस तरह से किसानों ने अपनी मांगें रखी हैं और उसके साथ विपक्ष भी साथ में होगा, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इस वक्त आप कोई भी मांग रखेंगे उसके साथ में विपक्ष ज़रूर साथ में आएगा। हमने देखा कल पटना में जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हमने देखा काफ़ी सारे अपोजिशन के लीडर्स भी, छोटे छोटे लीडर जो गाँव के या ज़िले के होते हैं वो सारे मौजूद थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि नीतीश कुमार के लिए अभी जो लाइन है, जो पथ है उनका, वो इतना आसान नहीं है दोबारा से चीज़ें जीतना। अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आप जीत पाएंगे। अभी कल भी रात हमने देखा कि मंगल पांडे को लोगों ने दौड़ाया उनकी गाड़ी को और दौड़ा करके उनको फिर गाड़ी में तोड़फोड़ भी हो गई। वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध किया। तो आपके लीडर्स का जो एक अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं मिटता नज़र आ रहा है। हालांकि बिहार में जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ आरजेडी है और आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस वहां पर कहीं ना कहीं उनको समर्थन दे रही है। लेकिन हमने पहले भी एक चीज़ पर बात करी थी कि राहुल गांधी ने से जब सवाल पूछा गया सीएम पद के लिए कि सीएम चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस सवाल को दरकिनार कर दिया था। बिल्कुल सवाल को दरकिनार किया था। इसको लेकर के देखिए अभी से बात करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अभी तो एक और जंग जारी है जो वोट चोरी को लेकर के, लेकिन इससे पहले भी कई बार ये बोला जा चुका है कि बिहार में सीएम का फेस जो है तेजस्वी यादव ही होंगे और डिप्टी सीएम को लेकर के भी कई बार कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन जब तक क्लियर नहीं हो जाती, सबसे पहले सीट शेयरिंग का मामला है, सीट शेयरिंग हो जाएगी उसके बाद फिर सीएम फेस पे बात हो जाएगी। अब ये कहानियाँ बनाना अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें वो ये हैं कि जब तक आप जो हैं वहाँ पे एक टारगेट को आप लेकर के चल रहे हैं तो उस टारगेट से भटकना नहीं आपको। जी, तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू करा है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासर को इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।